क्या क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास? मेरी इमेज एरिया मेथड्स। पहले तो एस्टिमेशन डिस्कस किए थे कि एस्टिमेशन क्या क्या क्यों करते हैं। दूसरा किए थे कि एस्टिमेशन करने से क्या क्या फुलफिल होता है, हमारा क्या क्या नीड्स निकलता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ वर्क, टाइम रिक्वायर्ड, क्वालिटी ऑफ मटेरियल। हम लोग टेंडर इनवाइट कर सकते हैं, खर्च पे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है उस प्रोजेक्ट को करने में, ये हम चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। डाटा क्या क्या चाहिए था एस्टिमेट करने के लिए? कि सबसे पहले तो ड्राइंग चाहिए, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, साथ ही साथ कहाँ पे काम हो रहा है, लोकेशन, और सारे का डायमेंशन चाहिए। स्पेसिफिकेशन में बात किए थे दो तरह का, एक जनरल स्पेसिफिकेशन, एक डिटेल स्पेसिफिकेशन। जनरल में क्या देखे थे? नेचर देखे थे, क्लास देखे थे, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल देखे थे। जब डिटेल में बात किए थे तो वहां पे क्वांटिटीज चेक किए थे कि हर एक मटेरियल कितना यूनिट में चाहिए, 10 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब। जो कास्टिंग करेंगे उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, जैसे कि मोटार हो गया, कंक्रीट हो गया, 1:4, 1:6। ये मोटार का था रेशियो। कंक्रीट में था 1:2:4, 1:1.5:3। ये सारा रेशियो था। वर्कमैनशिप, कितना आदमी लगेगा वहां पे उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, किस मेथड पे काम होगा, मेथड ऑफ वर्किंग। ये स्पेसिफिकेशन था। ड्राइंग चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, और साथ ही साथ हर एक का हमको रेट चाहिए। रेट में क्या क्या? तो मैन पावर का, कि मजदूरी का क्या कॉस्ट होगा, मटेरियल का क्या कॉस्ट होगा, और जो मशीन यूज करेंगे उसका क्या कॉस्ट होगा। ठीक है। फिर टाइप ऑफ एस्टिमेट में आए थे। वहां पे दो तरह का एस्टिमेट देखे थे, एक रफ, एक डिटेल। रफ को ही आप अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोल सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, या प्रिलिमिनरी भी बोल सकते हो। ये क्यों करते हैं? ये हम करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए, कि बजट क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो पहले तो बजट निकालना रहता है, तो हम लोग एक रफ एस्टिमेट करते हैं। जब जो ऑनर है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो अप्रूव करता है कि हाँ ये बजट में हम, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट किया जाए, काम कराया जाए, तब हम फिर उसका एक डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक है। यहाँ तक डिस्कस किए थे। साथ ही साथ इसमें बात किए थे कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में कैसे कैसे काम होता है। जैसे कि एक प्लिंथ एरिया मेथड होता है, क्यूबिकल रेट मेथड होता है, यूनिट रेट होता है, टिपिकल बे मेथड होता है। इन चारों पे डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। और क्या डिस्कस किए थे हम लोग? कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में जो काम होता है उसका बहुत ज्यादा डिटेल का हमको जरूरत नहीं पड़ता। वो बेसिक और प्रैक्टिकल नॉलेज पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल देखे थे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ था 1300 रुपये स्क्वायर फीट, प्लॉट एरिया था 3000, 3 फ्लोर हमको बनाना था, जिसमें हम प्लॉट एरिया जो था उसमें हम 80% यूज करेंगे फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में 85, थर्ड में 90%। इसको कैलकुलेट किए थे। ठीक है। फिर देखे थे कि कारपेट एरिया क्या होता है, और प्लिंथ एरिया क्या होता है, और प्लॉट एरिया क्या होता है। चौथा था सेटबैक एरिया। ये चारों इंपॉर्टेंट टर्म है, और भी टर्म होता है, धीरे धीरे उस पे आएंगे। तो पहला है आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के लिए प्लिंथ एरिया मेथड। प्लिंथ एरिया मेथड का क्या कॉन्सेप्ट था? कि जितना एरिया में काम हो रहा है उसको आप प्लिंथ एरिया का रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्लिंथ एरिया में आपका टोटल कॉस्ट निकल जाएगा इस मेथड से। ठीक है। तो अगर प्लॉट मेरा ये जो ग्रीन एरिया में आप देख रहे हो, ये आपका प्लॉट है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा एंड टू एंड यूज करके बनाएंगे। हम हमेशा कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ते हैं चारों तरफ से, सो डैट कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, लाइटिंग प्रॉपर आए। अगर बगल वाले का घर है, उसका दीवार से सटा के अगर आप अपना भी दीवार बनाओगे तो लाइट कहाँ से आएगा? तो आपको 24 घंटा बल्ब जलाना पड़ेगा। दूसरा, किचन है, वॉशरूम है। किचन में क्या है कि हमेशा आपका मसाले का स्मेल निकलते रहेगा, मसाला पूरा घर में भरेगा, वो निकलने का जगह होना चाहिए। वॉशरूम का स्मेल रहेगा घर में अगर आप स्पेस नहीं दीजिएगा तो। ठीक है। तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो हमेशा हम कुछ स्पेस को छोड़ के बनाते हैं घर को चारों साइड से, जिसको बोलते हैं सेटबैक एरिया। ठीक है। प्लॉट एरिया जितना आपका जमीन है, सेटबैक एरिया जो स्पेस को हम छोड़े वो हमारा सेटबैक कहलाता है।
ठीक है। जितना एरिया को हम यूज किए घर बनाने के लिए, पूरा बाहर से बाहर तक, वो कहलाता है प्लिंथ एरिया। और जितना एरिया में हम कारपेट बिछा सकते हैं वो कहलाता है कारपेट एरिया। एक और होता है जिसको बोलते हैं फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया किसको बोलेंगे, बता सकते हो? फ्लोर एरिया और कारपेट एरिया में क्या डिफरेंस है? यहाँ से क्लास स्टार्ट होगा आज का। अभी तक रिवीजन था। देखो, फ्लोर एरिया जो होता है वो टोटल एरिया होता है वॉल को छोड़ के। अगर हम किसी प्लान का बात करें, एक प्लान लेते हैं, छोटा प्लान लेते हैं, जो हम इसमें पूरा काम किए ना, इसमें जैसे ये वाला दीवार है, ठीक है, ये ब्रिक वर्क है, ये ब्रिक वर्क है। हम इस दीवार का एरिया को पूरा माइनस कर देंगे तो ये मेरा कहलाएगा फ्लोर एरिया। ठीक है। और कारपेट एरिया कहते हैं जहां पे आप कारपेट बिछा सकते हो, जैसे कि बेडरूम है तो यहाँ कारपेट लगा सकते हैं, टॉयलेट में थोड़ी लगाएंगे। ये एरिया इंक्लूड नहीं होगा कारपेट एरिया में। यहाँ पे वॉशरूम है, ये एरिया हट जाएगा। किचन स्टोर रूम, यहाँ पे कारपेट थोड़ी लगाते हैं। स्टेयर केस वाले रूम में नहीं लगाते, जहाँ सीढ़ी है वो नहीं लगाते हैं। बट फ्लोर एरिया में क्या होता है कि सारा, जितना दीवार को छोड़ के जितना एरिया आ रहा है वो सारा आपका फ्लोर एरिया कहलाएगा। डाउट है? आगे देखो। अ, हम्म अब देखो, जो प्लिंथ एरिया होता है ना, उसमें हम लोग क्या क्या चीज को इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज को छोड़ देते हैं, इस पे बात करेंगे। तो पहला कहता है किसको किसको इंक्लूड करेंगे, उसमें पहला है कि एरिया ऑफ द वॉल एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिथ ऑफसेट इफ एनी। दूसरा, शाफ्ट फॉर सैनिटरी, वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, फायर फाइटिंग, एयर कंडीशनर एंड लिफ्ट। ये सारी चीजें जो है, जैसे सैनिटरी है, वाटर सप्लाई का इंस्टॉलेशन, वो सब जो एरिया आ रहा है वो सब भी हम प्लिंथ एरिया में ही इंक्लूड करेंगे। इलेक्ट्रिकल का इंस्टॉलेशन है, फायर फाइटिंग है, लिफ्ट लग रहा है, वो सारा प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होगा। स्टेयर केस है, ये भी आपका प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होगा। ठीक है। एरिया ऑफ वॉल, जो दीवार बन रहा है, वो दीवार भी किस में इंक्लूड होगा, प्लिंथ एरिया में इंक्लूड होगा। कोई दिक्कत? और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखना है कि एरिया ऑफ द वॉल एट फ्लोर लेवल, फ्लोर पे जो एरिया ऑफ वॉल है एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट इफ एनी। कहने का मतलब कि अगर हम इस प्रोजेक्ट पे देखें, ठीक है, तो प्लिंथ तो हम इसी का बात कर रहे थे ना, जहां तक मेरा घर है। ठीक है। बट इसके अलावा तो हम इधर भी तो दीवार जोड़े हैं, बाउंड्री किए ना इसको, तो ये भी तो इंक्लूड होगा। ये फ्री में काम तो होगा नहीं, तो हम इसको भी इंक्लूड करेंगे अगर मेरा यहाँ पे काम हो रहा है तो। ठीक है। यहाँ पे देखो प्लिंथ बीम नहीं चला है, बट बाउंड्री वर्क तो हुआ है। तो अगर वॉल हो रहा है तो इसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, उसका पैसा भी ऐड होगा। ठीक है। पहला लाइन यही कहता है, एरिया ऑफ द वॉल एट फ्लोर लेवल एक्सक्लूडिंग प्लिंथ ऑफसेट। प्लिंथ ऑफसेट को छोड़ के अगर कोई और अलग से दीवार भी बन रहा है तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर? स्टेयर केस इंक्लूड करेंगे। उसके बाद का ये सब पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है तो बता देते हैं। इन केस ऑफ ओपन वरांडा, अगर वरांडा है बीच में, पुराने घर वगैरह देखे होंगे कि चारों तरफ से घर रहता है और बीच में खाली वरांडा रहता है। ठीक है, स्पेस बीच में छोड़ा हुआ रहता है, ऊपर भी छत वगैरह नहीं होता, ओपन रहता है। तो वैसा केस में क्या होता है कि अलग अलग टाइप्स है। अगर ओपन वरांडा रहेगा पैरापेट के साथ, तो 100% ऑफ एरिया ऑफ द पोर्शन प्रोटेक्टेड बाय प्रोजेक्शन अबव। अगर पूरा ही प्रोटेक्टेड है तो 100% एरिया लेंगे, अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो 50% लेंगे। पैरापेट यहाँ पे एक नया वर्ड है, इसका मतलब जानते हो? पैरापेट कहते हैं छत के बाउंड्री को। जैसे ये तो एक्सटर्नल हो गया, तो देखो यहाँ पे ये जो छत के ऊपर जो ये बाउंड्री किया हुआ है, ये वाला बाउंड्री, ये कहलाता है पैरापेट। ठीक है।
ये पोर्शन जिस पे रेलिंग लगता है, ये पोर्शन पैरापेट कहलाता है। ठीक है। और जो जमीन पे बाउंड्री होता है, इसको बाउंड्री कहते हैं, इसको पैरापेट कहते हैं। डाउट? तो अगर पैरापेट बन रहा है तो वो एरिया हम पूरा 100% इंक्लूड करेंगे। अगर हम पैरापेट नहीं बना रहे हैं, सिर्फ छज्जा निकल रहा है, तो 50% एरिया लेंगे। ठीक है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं। ये है आपका एल्कोव। एल्कोव जानते हो? डोम टाइप। क्या बोले? कुछ देखो, एल्कोव एल्कोव कहने का मतलब है कि जो ऐसा वाला स्पेस रहता है ना, इस टाइप का अगर आर्किटेक्चरिंग हो रहा है, तो ये पोर्शन जो बना है, ऐसे को ही हम लोग इंक्लूड करेंगे। और इंक्लूड कितना करेंगे उस पे भी लिमिट है। जैसे अगर हम एल्कोव का हाइट 1 मीटर रख रहे हैं, तो 25%। ठीक है। 1 से 2 मीटर हाइट है तो 50%। और 2 मीटर से ज्यादा हाइट पे है तो 100%। जैसे यहाँ पे देखो, ये कहीं ना कहीं 2 मीटर से तो ज्यादा ही हाइट है ना, तो यहाँ पे हम इस पूरे 100% एरिया को इंक्लूड करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये सब तो था कि हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे प्लिंथ एरिया में। अब क्वेश्चन आता है कि सर तो छोड़ेंगे क्या? तो क्या छूटता है वो भी है, देखो। एरिया ऑफ लॉफ्ट, अगर कहीं बीच में कोई छज्जा वगैरह छोटा हुआ है। लॉफ्ट ये एक नया टर्म है। इसका मतलब जानते हो लॉफ्ट क्या होता है? घर में कभी छज्जा देखे हो? अपने रूम में छज्जा होता है जिसपे सामान रखते हैं। साथ ही साथ आप किसी मूवी वगैरह में देखे होंगे, यहाँ देखो कि ये बीच में एक और बना देते हैं ऐसा फ्लैट स्लैब। इसी को हम लोग लॉफ्ट कहते हैं। तो अगर रूम में ऐसा लॉफ्ट है, तो ऐसा नहीं है कि हम नीचे का एरिया को भी इंक्लूड कर लिए प्लिंथ में और इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। एक फ्लोर पे है तो सिर्फ नीचे का एरिया ही इंक्लूड होगा, ये ऊपर वाला एरिया को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। डबल बेड टाइप, जैसे सीलिंग ऊपर। इसको एक न्यू टैब में ओपन करते हैं। कुछ ज्यादा ही चला गया, देखो ये वाला। अगर ये एक्स्ट्रा हम लोग ऊपर से बना रहे हैं, इसी को लॉफ्ट कहते हैं, और इसका एरिया को हम लोग इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हम नीचे में हम पूरा फ्लोर एरिया वाला एरिया को हम इंक्लूड कर चुके हैं प्लिंथ में। ठीक है। वापस आते हैं जगह पे। तो एरिया ऑफ लॉफ्ट इंक्लूड नहीं होगा। एरिया ऑफ आर्किटेक्चरल बैंड, कॉर्नाइस। अब कॉर्निस क्या होता है? जैसे मान लो यहीं पे अगर है, और हम यहाँ पे नीचे में चाहे कि कुछ डिजाइन करना है, जस्ट लाइक अगर किसी एक क्वेश्चन पे कर पाए, तो हम इसके अंदर अगर आके हम कुछ बनाना चाहें। ये हो गया आपका फ्लैट। ठीक है। अगर हमको इसी में कुछ डिजाइन करना है, हम ऐसा ना चाह के हम चाहेंगे कि कुछ मेरा डिटेल में बने। ठीक है। हम चाहेंगे मेरा छत कुछ इस टाइप से दिखे, तो ये डिजाइनिंग होना, इसी को कॉर्निस करना कहते हैं। क्लियर? और भी अलग अलग तरह के डिजाइन होता है, बट ये बेस था। तो ये सब जो डिजाइनिंग का काम करेंगे, जो एक्स्ट्रा आएगा, ये सब प्लिंथ में इंक्लूड नहीं होगा, ये सब का अलग से रेट चलता है। क्लियर? आर्किटेक्चरल बैंड उसी को कहते हैं, कॉर्नाइस, कॉर्नर बनाना। अलग से सन ब्रेकर लग रहा है, तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ओपन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं,
तो वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। टेरेस पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उसका अलग से पैसा लगेगा, वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। टेरेस में काम करने का मतलब ओपन एयर रेस्टोरेंट वगैरह देखे हो, हाँ। उस टाइप का अगर कुछ भी डिजाइन हो रहा है तो प्लिंथ एरिया में काउंट नहीं होगा, उसका हम लोग अलग से एस्टिमेट करेंगे। 1 मिनट वेट करना ना, एक कॉल आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई स्पाइरल स्टेयर है, गोल 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 जो स्टेयर रहता है, या कोई सर्विस स्टेयर अलग से बना रहे हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होगा। एरिया ऑफ मम्टी, मशीन रूम, टावर, टावर्स, डोम्स अबव टेरेस लेवल आर नॉट इंक्लूडेड। अब एक नया टर्म और मिला, मम्टी क्या होता है? जो सीढ़ी के ऊपर जो हाँ, छत सीढ़ी के ऊपर वाला जो छत वहाँ होता है इसको मम्टी स्लैब बोलते हैं, और जो सीढ़ी का ये रूम होता है इसको मम्टी रूम कहते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। मशीन रूम अलग से अगर बनता है तो वो सब को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, वो सब का एक अलग से खर्च होता है। इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि मशीन रूम अगर बनेगा ना तो उसका फाउंडेशन वगैरह सब अलग तरीके से दिलाएगा, तो वो एक्स्ट्रा खर्च होता है। तो उसका हम लोग अलग से एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, प्लिंथ में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर। टावर लगाना है तो उसको थोड़ी इंक्लूड करेंगे। डोम बना रहे हैं तो डोम एक अलग से खर्चा है। डोम्स क्या होता है? जो गुंबद होता है। ऊपर मस्जिद में, मंदिर में जैसे एक ऊपर में अलग से गुंबद रहता है ना, वो गुंबद कहलाता है। ठीक है, डोम्स। तो ये सब चीज हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ये सब का हम लोग अलग से एस्टिमेट करेंगे। क्योंकि प्लिंथ एरिया मेथड क्या कहता है, करंट रेट है 2,000 रुपया स्क्वायर फीट, और 1,000 स्क्वायर फीट अगर जमीन है तो 1,000 गुना 2,000 कर दिए, तो आपको प्राइस दे दिया। अब उसमें ये सब डिटेलिंग का काम थोड़ी होगा, ये सब तो अलग से खर्चा है। एल्कोव बनाना, हेवी एल्कोव है तो अलग से बनेगा। लॉफ्ट बनाना, ये अलग से इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये सब चीज इसमें इंक्लूड नहीं होता उस रेट में। ठीक है, सीढ़ी रूम भी उसमें नहीं बनता प्लिंथ में, इसका अलग से पैसा लगेगा, इसका अलग से एस्टिमेट होगा। क्लियर। अब कुछ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो पूछता है जेओटी, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन ये सारे। जैसे कारपेट एरिया क्या होता है, ये तो अभी पढ़ा दिया। द कवर्ड एरिया ऑफ द यूजेबल स्पेस ऑफ रूम एट एनी फ्लोर इन टर्म इज टर्म्ड एज कारपेट एरिया। जो ऐसा स्पेस जिसको हम यूज कर रहे हैं और उसको कवर कर सकते हैं कारपेट से, वो कहलाता है कारपेट एरिया। इट इज मेजर बिटवीन द कारपेट वॉल। एरिया हाँ, इट इज मेजर बिटवीन द wall to wall वॉल टू within the building. It is a sum of actual area which can be carpeted. देखो लास्ट में यही लाइन लिखा हुआ है कि जहां पे हम कारपेट बिछा सकते हो सारे एरिया को जोड़ दो, कारपेट एरिया वही कहलाएगा। ठीक है। अब कारपेट एरिया में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया। जैसे कि वॉल एरिया, वॉल एरिया कभी भी कारपेट एरिया में नहीं ऐड होगा, क्योंकि जो एरिया आपका वॉल के लिए है वहां पे तो दीवार बनेगा ना, इस एरिया में ही कारपेट बिछेगा। दूसरा वेरेंडा, वेरेंडा में हम लोग कारपेट नहीं बिछाते, कॉरिडोर में नहीं बिछाते हैं, ये सब कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा। पैसेज, एंट्रेंस हॉल, पोर्च, स्टेयरकेस, लिफ्ट, बाथरूम, मशीन रूम, किचन। कुछ बोल रहे हैं? कैंटीन हो गया, एसी डक्ट हो गया, सैनिटरी वर्क जहाँ पे हो रहा है साफ, तो ये सब पे हम लोग कारपेट बिछाते हैं, तो इसीलिए ये सब एरिया कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं होता। अगर 3.5 नंबर में आपको डेफिनेशन में ये पूछता है, डिफाइन द फॉलोइंग में, तो आप ये तो लिखोगे ही, साथ ही साथ क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है वो भी आप इसमें मेंशन करोगे, तो वो आपको कंप्लीट मार्क्स दिलाएगा, वरना नंबर कटता है। यहाँ तक देखो, नोट है यहाँ पे कुछ कुछ, जैसे प्लिंथ एरिया इज 10 to 20% मोर देन कारपेट एरिया। कारपेट एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जितना भी प्लिंथ एरिया है
उसमें माइनस करेंगे एक्स। एक्स क्या कंसीडर करेंगे, जो भी यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, जैसे एरिया ऑफ वॉल वरांडा ये सब हटेगा, और एरिया वॉल एरिया तो अलग से लिखा ही हुआ। ये सारे को अगर आप ऐड करके प्लिंथ एरिया में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका कारपेट एरिया निकल जाएगा। अलग अलग बिल्डिंग का ना कुछ कुछ कोड प्रोविजन होता है कि इतना कारपेट एरिया होना चाहिए, जैसे कि ऑफिस में 60 से 65% ऑफ द प्लॉट एरिया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो 50 से 65% हम लोग प्लॉट एरिया को यूज करते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया कहने का मतलब कि सारा चीज इंक्लूड होगा, वॉल का थिकनेस को छोड़ के, जितना भी वॉल एरिया उसको आप हटा दोगे प्लिंथ एरिया से, तो फ्लोर एरिया मिलेगा। इट इज द प्लिंथ एरिया एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ वॉल। जैसे अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे फ्लोर एरिया के लिए, कि वॉल का आप एरिया हटा दो, उसमें आपका बेडरूम टॉयलेट का इंटरनल एरिया, मास्टर बेडरूम का इंटरनल एरिया, ये डब्ल्यूसी का इंटरनल एरिया, हॉल का पूरा इंटरनल एरिया, स्टोर रूम का, किचन का, ये सारे का इंटरनल एरिया को आप जब ऐड करोगे वॉल का एरिया को छोड़ के, है ना, जैसे ये अगर यहाँ से वॉल है तो हम इसका पूरा एरिया को हम छोड़ेंगे, ये सारा एरिया सब ये छूटेगा, तो ये कहलाएगा फ्लोर एरिया। ठीक है, वॉल को इंक्लूड नहीं करते, जितना भी वॉल बना है उस एरिया को छोड़ के। डन। नेक्स्ट टर्म है सेटबैक एरिया। Setback area is the minimum open space required around any building. The distance is provided to keep the construction away from the road, water bodies and other building. Setback हम लोग क्यों देते हैं कि सामने में कुछ स्पेस छूटे, जिससे कि अगर आगे चल के कभी भी रोड अगर चौड़ा होता है तो यूज हो जाए, बिल्डिंग ना तोड़ना पड़े। दूसरा, वाटर बॉडी से दूर रहे, कि जो आपका सीवेज लाइन जा रहा है उससे दूर रहे, नाली का पानी वगैरह भी तो डिस्टर्ब करता है ना, थोड़ा सा दूर रखते हैं। और दूसरे बिल्डिंग से भी दूर रहे, सो डैट कि आपका प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन हो सके। क्लियर। एक और टर्म होता है सर्कुलेशन एरिया। एरिया दैट इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू द बिल्डिंग, अराउंड द बिल्डिंग और बिटवीन द बिल्डिंग इस टर्म एज सर्कुलेशन एरिया। जैसे आप कॉलेज या स्कूल में भी देखते होंगे कि एक कॉरिडोर होता है, लॉबीज होता है, लिफ्ट है। ठीक है, तो ये सारा चीजें आपका क्या होता है, सर्कुलेशन एरिया, वैसा एरिया जो आपको बिल्डिंग के अराउंड ले जाए, मतलब बाहर बाहर से आप पूरा घूम लो बिल्डिंग, या फिर बिल्डिंग के अंदर में पूरे सर्कुलेट कर लो, या फ्लोर ऊपर नीचे कर लो। तो उसके लिए क्या बनाते हैं लोग, कॉरिडोर बनता है, लॉबीज बनता है, सीढ़ी लगाते हैं, लिफ्ट लगाते हैं, लैंडिंग लगाते हैं। ठीक है, ये सारा जो एरिया आएगा ये सारे को हम लोग सर्कुलेशन एरिया में कंसिडर करते हैं। अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बट जेई में ये सारा चीजें कभी कभी पूछ देते हैं, जेयूटी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस आर क्लासिफाइड इनटू टू। एक हो जाएगा आपका वर्टिकल, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। सिंपल है। वर्टिकल कहने का मतलब क्या है, जो आप ऊपर नीचे जा सको, तो स्टेयरकेस, लिफ्ट। हॉरिजॉन्टल मूव कर सको मतलब कॉरिडोर, पैसेज, बालकनी, वरांडा, लॉबीज, ये सब। तो ये हम 7% कंसिडर करते हैं, और वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया ये 3% होता है प्लिंथ एरिया का। ये अगेन एक रफ है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम इसी पे बाउंडेड है। ठीक है, अगर आपको बड़ा सीढ़ी बनाना है तो आप बनाओगे ही ना, और जगह नहीं है तो छोटा भी बनाते हैं। एरिया वाइज भी डिपेंड करता है कि प्लॉट कैसा है। क्लियर। आगे का टॉपिक पे अगला दिन डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं कि आपके ग्रुप पे एक क्वेश्चन दिए थे, ये वाला ग्रुप है ना, तो इस ग्रुप में आपको एक क्वेश्चन सेंड किए हैं, जहाँ पे आपको ये बताया गया कि देखो ये जो रूम है ये 4 बाय 6 मीटर का रूम है, और ये पूरा ही इसका एक जगह पे सेक्शन कट किया गया है, और
तो यहाँ पे एक सेक्शन कट किया गया है जिसका डिटेलिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एक डोर है, दो विंडो है, इसका हमको एस्टिमेट करना है। दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, एक वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बोलो या वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितना भी वॉल बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो लोड होता है ना, ये इसका लोड सारा वॉल कैरी करता है। और अगर फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है तो उसमें हम लोग बीम कॉलम प्रोवाइड करते हैं, फाउंडेशन देते हैं, वो सारा लोड बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग, फुटिंग से अर्थ में ट्रांसफर होता है। तो पहला तो ये है कि हम लोग इसका एस्टिमेट कैसे करें। तो इसका डिटेल पे हम चेकआउट करेंगे थोड़ा सा। देखो यहाँ पे इसको बनाए हैं कैड में कि 4000 बाई 6000 दिखा रहा है, ये एमएम में। हम इसको डायमेंशन लगाते हैं कि आपका इनर टू इनर डायमेंशन जो है ये है 4 मीटर, ये वाला लेंथ है 6 मीटर, ठीक है। यहाँ पे डोर का स्पेस छोड़े हैं, डोर का साइज क्या है 1.2 मीटर, और विंडो का जो साइज है ये है आपका 1.4 मीटर, सारा चीज मेंशन है। डोर देखोगे तो यहाँ पे लिखा 1.2 मीटर, वो ये वाला होता है, और ये जो 2.1 लिखा हुआ है ना, ये 2.1 मीटर कहने का मतलब है कि इस डोर का हाइट, सामने से अगर देखो तो ये डोर का जो हाइट है, ये हाइट है आपका 2.1 मीटर, और ये वाला जो विड्थ है ये है 1.2 मीटर। क्लियर, ये बना दिए। विंडो है आपका 1.4 मीटर, मतलब ये जो लेंथ होगा ये 1.4 होगा, और जो बाद में 1.2 लिखा हुआ है ये क्या होगा, इसका विंडो का हाइट। जैसे यहाँ पे अगर विंडो है तो ये बेस है 1.2 मीटर, हाइट है 1.4 मीटर। तो जब एलिवेशन बनाएंगे तब 1.4 का काम आएगा, फिलहाल सॉरी 1.2 का काम आएगा। फिलहाल जो पहला यूनिट था 1.4 वो बनेगा यहाँ पे। क्लियर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में डाउट है क्या किसी को? अगर सर डाउट है तो क्लियर करेंगे, बताइए। चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर आप देखे होंगे कि कहीं पे भी ना क्या होता है कि डायरेक्ट सिर्फ कॉलम और बीम और स्लैब का कास्टिंग होता है। फ्लैट वगैरह अगर आप बनते हुए देखोगे, बड़ा बड़ा हाई राइज बिल्डिंग, तो वहां पे दीवार नहीं बनाता है। सबसे पहले एक्सकेवेट करेगा, फाउंडेशन बनाएगा, कॉलम खड़ा करेगा, बीम, सर फिर आपका फर्स्ट फ्लोर के हाइट तक आने के बाद सर एक ही साथ बीम और स्लैब को कास्ट करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट फ्लोर, अगेन नेक्स्ट फ्लोर, अगेन नेक्स्ट फ्लोर। बट वॉल का काम हम उसमें बाद में करते हैं, वैसा स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर कहलाता है। कुछ घर ऐसा होता है जहां पे हम लोग कॉलम नहीं देते हैं, बिना कॉलम का घर होता है, वहां पे लोड पूरे दीवार पे ही रहता है। तो अब दिक्कत ये है कि लोड अगर दीवार पे जा रहा है तो कहीं ना कहीं दीवार तो हमको मोटा देना पड़ेगा ना। तो अगर हम सर दीवार का थिकनेस को बढ़ाते हैं तो क्या दिक्कत आएगा कि जो मेरा एरिया है, अब यही देखो, क्योंकि ये फ्रेम स्ट्रक्चर है तो हम यहाँ पे दीवार 5 इंच का बनाए, बट ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता तो हमको कहीं ना कहीं इस दीवार को एटलीस्ट 10 इंची तो बनाना पड़ता है, या 15 इंची पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 15 इंच करेंगे तो मेरा रूम का साइज कम होगा, क्योंकि दीवार का ही साइज मोटा हो रहा है। अब जमीन तो उतना है नहीं सबके पास, धीरे धीरे जमीन का शॉर्टेज तो हो रहा है, महंगा भी है, आदमी कम जमीन खरीदता है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर पे। बट आपके सिलेबस में दोनों पढ़ना है, तो पहले हम लोग लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर का बात करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। क्लियर। और अगर हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो एक लाइव है,
क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी एक छोटा सा ही प्रोजेक्ट है, बट यहाँ पे कहीं पे पिलर वगैरह नहीं है, सिर्फ दीवार है। और एक आध सैंपल में अगर चेकआउट करें, ये देखो, यहाँ पे भी क्या है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में कहीं पे भी कॉलम नहीं दिया गया है। हाँ, बीम दिया गया है। बीम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे नीचे से तो शटर के लिए ओपन स्पेस है, बट ऊपर में तो ब्रिक वर्क करना है ना, हवा में तो ईटा रहेगा नहीं, तो हमें एक बीम देना पड़ता है। आप इसको लिल्टन बीम भी बोल सकते हो। ठीक है, लिल्टन लेवल पे ही है ये। तो ये बीम प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। थोड़ा सा बड़ा में अगर देखें तो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, कि कॉलम नहीं होगा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होगा। इसमें एक और दिक्कत है कि जब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनता है, या वॉल बेरिंग स्ट्रक्चर कह लो, इसमें क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा हाई राइज नहीं जा सकते हो। आप थर्ड फ्लोर तक जाके आप इसको लिमिट हो जाएगा ये, मतलब G+2 मैक्सिमम। इससे ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। ग्राउंड +1 +2 ये इसका लिमिट है। बट फ्रेम स्ट्रक्चर में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो 100 फ्लोर, 200 फ्लोर, 300 फ्लोर, जितना आप चाहो उतना आप उसको बना सकते हो स्ट्रक्चरल डिजाइन करके। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो मेरा एरिया है, 4x6 का ये रूम है, और ये जो वॉल है, इसमें आपको निकालना है कि ब्रिक कितना लगेगा, कि जो ईटा लगेगा वो कितना लगेगा। तो देखो, यहाँ पे एक सेक्शन कटिंग किया गया, और ये सेक्शन कहता है कि जो हम जमीन पे जब पहला लेयर करेंगे तो वो 1.2 मीटर का होगा, और 50 का वो डेप्थ होना चाहिए। दूसरा लेयर जो करेंगे, उसके ऊपर जो ब्रिक वर्क होगा, वो होगा 1 मीटर का लेंथ में, और हाइट होगा इसका 20 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं तो कोई स्टेप जैसा करके आते हैं, फिर ये ऊपर का लेयर आता है, ये वाला। यहाँ पे देखो ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है GL, ये रिप्रेजेंट करता है ग्राउंड लेवल। यहाँ पे ऐसे एरो बनाते हैं, और ग्राउंड लेवल के ऊपर में मेरा 4 मीटर का है। ठीक है, तो जो ब्रिक वर्क होगा वो 4 मीटर का होगा। कहने का मतलब कि ग्राउंड लेवल से ऊपर, मान लो अगर ये मेरा ग्राउंड लेवल है और यहाँ मेरा छत है, तो इस पॉइंट से लेके इस ऊपर वाले पॉइंट तक में मेरा 4 मीटर है। ठीक है, नीचे से लेके यहाँ तक 4 मीटर। और जमीन से नीचे का जो डिटेल है वो तो दिया ही हुआ है। तो हम थोड़ा सा इस पे आते हैं, डायमेंशन लगाते हैं। कैड चलाने आता है? ऑटो कैड यूज करने आता है? यस सर। यस सर, थोड़ा सा सीखे। थोड़ा सा सीखा है, ज्यादा सीखो। अच्छे से नहीं हुआ था सर। तो डिटेलिंग कुछ ऐसा है इसका कि बेस आपका 1.2 है, ये 0.9 है, फिर उसके ऊपर का कितना था, ये वाला 0.9 है, और ये आपका 1 मीटर है। ठीक है, तो इसका आपको एस्टिमेट करना है। कैसे करोगे ये बताओ। चलो, क्वेश्चन तो आपको समझा दिए। दो टेक्निकल टर्म बताते हैं, इसको करने का दो मेथड है। पहला होता है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, दूसरा होता है सेंट्रल लाइन मेथड। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आइएगा, उसके बाद हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो, ये दोनों मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, कैसे कैसे होता है। अगर समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल लगाइएगा, और अगर नहीं भी आता तो कल तो कराएंगे ही। इस सर कॉन हाँ, बोलिए। बोल रहे सर, ये कैलकुलेट करने के लिए मेथड पढ़ा है। क्या कैलकुलेट करने के लिए? ब्रेक। आप हर एक चीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ये मेथड को सीखना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, वो चाहे ब्रिक हो, चाहे प्लास्टर हो, चाहे लिंटन हो, चाहे बीम हो, हर एक चीज के लिए ये दोनों में से कोई एक मेथड को हम लोग यूज करके हम लोग कैलकुलेट सारा एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, मटेरियल का।
क्लियर? 10 मिनट और लेते हैं, सर थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पोर्शन को आगे लेके चलते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस में है आपका, देखो इसके अकॉर्डिंग कुछ कुछ नोट्स बनाए हैं। टाइप ऑफ एस्टिमेट तो समझ गए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एस्टिमेटर क्या होता है। अब जो एस्टिमेटर, उसका रोल रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ही होगा बताओ। An estimator is a technical person in civil engineering who calculates the quantity of material. एस्टिमेटर क्या करेगा? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालेगा, लेबर कितना लग रहा है वो निकालेगा, कौन कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, और उस सारे का कॉस्ट। ठीक है, बेसिक है। The estimator plays an important role in planning, budgeting, and successful completion of construction project. करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक एस्टिमेटर को आना क्या चाहिए? ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन का वो अच्छा से स्टडी कर ले, क्वांटिटी निकाल ले। ठीक है, क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, कि हम जो अर्थवर्क करेंगे, मतलब कि हम जहाँ पे एक्सकेवेशन करेंगे उसका बढ़िया से वो कैलकुलेशन कर ले, कंक्रीट कितना लग रहा है वो निकाल ले, ब्रिक वर्क कितना लग रहा है वो निकाल ले पूरे प्रोजेक्ट का, रिइंफोर्समेंट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, ये सारी चीजें, मतलब घुमा फिरा के एक ही चीजों को लिखने का तरीका है ये। ठीक है, प्लास्टरिंग कर ले, फिनिशिंग, फिनिशिंग कहने का मतलब क्या, व्हाइट वॉशिंग करना या पेंट करना, ये सारी चीज फिनिशिंग वर्क में आता है। ठीक है, मार्बल लगा है तो उसका पॉलिशिंग कराना। ठीक है, ग्रिल वगैरह है उसका पेंटिंग, विंडो हो गया, डोर हो गया, डोर का पॉलिशिंग, ये सारा चीज फिनिशिंग में आता है। क्लियर? साथ ही साथ वो क्या कर सकता है कि आपका क्वांटिटी का शीट बनाएगा और मेजरमेंट शीट बना सके। तो ये सारे काम होता है एस्टिमेटर का। प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट एस्टिमेट, सारी चीजें का कॉस्ट निकाल सके। मटेरियल तो निकाला ही, लेबर कितना लगेगा वो भी निकाला, इक्विपमेंट कौन कौन सा लगेगा वो भी वो कैलकुलेशन किया, और साथ ही साथ उसका कॉस्ट भी तो निकालना है। मेन मुद्दा तो पैसे का ही है। Yes. ठीक है, रेट एनालिसिस एक टर्म यहाँ पे और आता है, इसके बारे में क्या बता सकते हो, बताइए। हम अगर आपको एक प्रोजेक्ट शो करें, According to the rate. एक प्रोजेक्ट शो करते हैं, ठीक है। Yes. जैसे देखो, जो एस्टिमेट करते हैं ना, ये होता है एस्टिमेशन शीट। ठीक है, पहले चलता है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल, यूनिट, और उसके में अगर कुछ रिमार्क्स है तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक, तो आप लोग भी कॉपी में ऐसे ही पूरा टेबल बनाइएगा। एक तरफ सीरियल नंबर 1 2 3 4 चलेगा, फिर आइटम पे आएगा आपका डिस्क्रिप्शन लिखे या आइटम्स लिखे, एक ही बात है। तो यहाँ पे आएगा सबसे पहला काम क्या करते हैं कि साइट क्लीनिंग, कि जहाँ पे काम हो रहा है वहां पे उनको साइट क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो जो साइट क्लीनिंग करेंगे वो किसी एरिया का करेंगे तो लेंथ इनटू विड्थ, तो कहीं ना कहीं वो एक मीटर स्क्वायर में कुछ एरिया निकलेगा जिसका हम लोग साइट क्लीनिंग करेंगे। जैसे कि मान लो हमको एक रूम बनाना था ये वाला, तो 4 बाई 6 का रूम है, बट 4 बाई 6 अंदर अंदर ना, अगर हम इसको बाहर बाहर देखें तो 30 सेंटीमीटर का ये वॉल भी तो है। तो 4.6 हो गया, तो हमको ये पूरा साइट क्लीनिंग करना पड़ेगा ना, 6.6 इधर। और साइट क्लीनिंग कभी भी एज टू एज नहीं होता, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं। जैसे यहाँ 6.6 है तो ये 6.8 ले लेंगे, और यहाँ पे 4.6 है तो ये 4.8 लेके चलेंगे। ठीक है, बड़ा प्रोजेक्ट में और ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा यहाँ तक ही थोड़ी साइट क्लीनिंग होगा। साइट क्लीनिंग कहने का मतलब है कि वहां पे कुछ कचरा वगैरह है वो सब साफ होगा, घास वगैरह वो सब हटेगा। ठीक है, तो रेट एनालिसिस में आते हैं, तो रेट एनालिसिस ये कहता है कि आप जो भी ये चीजें आपको मिला कि इतना साइट क्लीनिंग कराना है,
तो इसका हम लोग रेट चेक करेंगे मार्केट में कौन हमको इसको कम में करके देगा। ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं ना कि हम लोग दूसरी जगह से रेट ले लेते हैं और जो जहां से कम में हो उस पर हम लोग काम करते हैं। ठीक है। अगर हमको सेम काम कोई कम में करके दे रहा है तो फिर हम उसको सेम चीज को महंगा में क्यों करेंगे। ठीक है। तो वो हम सारे का रेट निकाल सके ये भी होना चाहिए, साथ ही साथ टेंडर प्रिपेयर कर सके, टेंडर का डॉक्यूमेंटेशन कर सके। ठीक है। और साइट पे जाके वो इंस्पेक्ट कर सके, वेरिफिकेशन कर सके। ठीक है। आपने प्रोजेक्ट को दिया, ये इसका सारा डिटेल था, बट वो सही से वहां पे एग्जीक्यूट हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है। बजट प्लान कर सके और साथ ही साथ कॉस्ट पे कंट्रोल कर सके। प्रोजेक्ट टीम के साथ वो कोऑर्डिनेट कर सके, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में सिर्फ एस्टिमेटर या ऐसे नहीं चलता। साइट इंजीनियर होता है, एक मैनेजर होता है, फिर मटेरियल इंचार्ज होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं एक प्रोजेक्ट पे, तो टीम में काम होता है, तो उन सभी के साथ वो कोऑर्डिनेट कर सके। ये सब एक एस्टिमेटर का रोल है। प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखो, बिलिंग जो होता है ना, जैसे सरकारी काम होता है तो हर महीना महीना वो बिल होता है या वीकली वीकली भी बिलिंग होता है। तो एस्टिमेटर क्या करता है कि जितना काम होता है वो काम का एक रिपोर्ट बनाता है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर वो भेजता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास। वो उसको पास करके देता है, जो अगर वो काम चेक होगा फिर वो पास होगा। तो हमेशा एक ही बार में पेमेंट नहीं मिलता है। वो हर एक टेंडर में मेंशन रहता है कि पेमेंट कैसे कैसे होगा। 30% काम होने के बाद, 40% होने के बाद, या वीकली पेमेंट होगा, मंथली पेमेंट होगा, ये सारे का डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो जैसा एग्रीमेंट साइन होता है उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है, तो वो सारा काम करा सके। ठीक है। अब देखो, डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क। डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क कहने का मतलब क्या। ये तो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल समझते हैं। आइटम ऑफ वर्क यही होता है, साइट क्लीनिंग करेंगे, गड्ढा कराएंगे, साइट एक्सकेवेशन, उसके बाद सैंड फिलिंग होगा, पीसीसी होगा, शटरिंग करेंगे, फिर उसमें ढलाई करेंगे। तो ये सब आइटम ऑफ वर्क है। ठीक है। अब जो काम है उसको तो मेजर भी करना है ना। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, देखो, अगर हम गड्ढा कर रहे हैं तो वो हम हमेशा मीटर क्यूब में काम करेंगे। पीसीसी कर रहे हैं, वो मीटर क्यूब में काम करेंगे। अगेन हम उम्मीद करेंगे कि पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस आप समझते होंगे। पीसीसी आरसीसी में दिक्कत है किसी को। पीसीसी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे रिइंफोर्समेंट यूज नहीं होता है, प्लेन मसाला बनेगा। आरसीसी ऐसा जहाँ पे रिइंफोर्समेंट यूज होगा, मतलब स्टील को यूज करेंगे। पीसीसी वैसा जगह पे यूज करते हैं जैसे कि रोड हो गया, जिसको हम कभी भी हवा पे ऐसे नहीं रखेंगे। जैसे स्लैब होता है कि स्लैब है कि हमको ऊपर में चाहिए, तो कंक्रीट अकेले हवा पे नहीं टिक सकता है। कॉम्प्रेशन में तो स्ट्रांग है, बट टेंशन में वीक है। बट अगर आप रोड बनाते हो तो वहां पे वैसा कुछ टेंशन आता नहीं है, वो हमेशा कॉम्प्रेशन में ही रहता है, तो हमको वहां पे स्टील देने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। आरसीसी का मतलब कि जहां पर इन्फोर्समेंट यूज हो रहा है, पीसीसी जहां पर इन्फोर्समेंट यूज नहीं हो रहा है कंक्रीट में। बेसिक डिफरेंस यही है। तो इसका जो काम होता है ना वो मीटर क्यूब में होता है। मीटर क्यूब में हम लोग मेजर करेंगे कि कितना हमको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कंक्रीट चाहिए। आरसीसी का अगर काम होगा ये भी हम मीटर क्यूब में कैलकुलेट करेंगे। ब्रिक वर्क हम मीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर 1 मीटर क्यूब का वर्क है तो यहाँ पे 500 ईटा लगेगा। अगर सिर्फ आप ईटा मंगा रहे हो, दो चीज है, ब्रिक वर्क कहने का मतलब है कि हम दीवार बना रहे हैं तो वहां पे मोटार भी यूज होगा, मसाला लगेगा।
अगर मसाला के साथ ले रहे हैं तो 500 ईटा लेंगे। अगर हम ऑर्डर कर रहे हैं 1 मीटर क्यूब, तो वहां पे हमको 550 ईटा आएगा। क्योंकि वहां पे क्योंकि आप ब्रिक मंगा रहे हो तो वहां पे मसाला का तो कोई यूज नहीं है ना। 1 मीटर क्यूब में 550 ईटा होता है। और अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं मसाला के साथ तो 1 मीटर क्यूब में 500 ईटा लगता है। क्लियर। अगर स्टोन से दीवार बना रहे हैं तो वो भी काम हमारा मीटर क्यूब में होगा। डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, ये हम मीटर स्क्वायर में काम करते हैं। अब डीपीसी क्या होता है? तो डीपीसी के लिए ये इमेज बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे ये हम बीम नहीं दिए हैं तो क्या होगा कि जमीन के साथ साथ ये ईटा क्या करेगा, पानी को सोखेगा। पानी सोखेगा तो पानी धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन से ये ऊपर आना चाहेगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पतला सा लेयर देते हैं कंक्रीट का ही। रिइंफोर्समेंट नहीं देते, सिर्फ कंक्रीट का ही ये लेयर देते हैं कि यहाँ पे मेरा सीपेज ना आए। क्लियर। अगर आप इस इमेज में भी देखो तो नीचे में तो मेरा प्लिंथ बीम है, बट मेरा फ्लोर लेवल ऊपर है, तो हम यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड किए, डैम प्रूफ कोर्स। सो डैट कि जो नीचे में जब हम मट्टी भरेंगे, जैसे यहाँ पे अगर अंदर में भी ये मट्टी भराएगा ना, ये मट्टी जब आप अंदर फिल करोगे तो उसमें अगर पानी रहता है तो कैपिलरी एक्शन से ये ऊपर ना आए। उससे क्या होता है कि जो पेंट वगैरह होता है, प्लास्टर होता है, वो सब खराब होता है। ये देख लो, ये डीपीसी कहलाता है। ठीक है। तो ये वाला जो काम होता है डीपीसी का, ये मेरा मीटर स्क्वायर में चलेगा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट समझ गए होगे। अब जिस यूनिट में हम काम कर रहे हैं उसी यूनिट में पेमेंट होता है। अगर हम 1 मीटर क्यूब मंगाए हैं तो 1 मीटर क्यूब ही तो का तो हम पेमेंट करेंगे। और उसका रेट क्या होगा? तो रेट जानने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डीएसआर देखना पड़ेगा। डीएसआर में वहाँ पे सारा रेट रहता है, लास्ट क्लास शायद आपको दिखाए होंगे। तो वहां से हम लोग रेट देख लेते हैं कि किस रेट पे काम होता है, तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम्म, है तो। जैसे यहाँ पे बताया था ना कि अगर अर्थवर्क कर रहे हैं, अर्थवर्क का क्या रेट है, हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं, पर मीटर क्यूब में लेते हैं। और उसका रेट क्या है, 151 रुपया 82 पैसे। तो यही चलता है। ठीक है। नीचे आते हैं, सारे चीजों का यहाँ पे रेट रहता है। फ्लाई ऐश ब्रिक से काम हो रहा है तो फ्लाई ऐश ब्रिक का भी अलग रेट होता है। ठीक है। तो जिस पहले तो यूनिट निकालना पड़ेगा कि आप कितना यूनिट का काम है, फिर उसको उसी रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। क्लियर। काम का चीज ये है यहाँ पे कि हर एक का जो यूनिट रेट है ये एमसीक्यू में पूछता है। साथ ही साथ जेई वगैरह के एग्जाम में भी इसका यूनिट पूछता है कि अर्थवर्क कर रहे हैं तो किस यूनिट में करते हैं, तो मीटर क्यूब में। अगर हम नीचे आए, हम्म, एक एक करके चलते देखो। आरसीसी है तो वो मीटर क्यूब, ब्रिक वर्क है तो मीटर क्यूब, बीपीसी है तो मीटर स्क्वायर, प्लास्टर कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, पॉइंटिंग, फ्लोरिंग, फ्लोरिंग मीटर स्क्वायर। फ्लोरिंग में या तो आप सीधा पक्का बनाओ, या टाइल्स लगाओ, या ग्रेनाइट लगाओ, वो मीटर स्क्वायर में काम होगा। ठीक है। पेंटिंग करोगे, व्हाइट वॉशिंग करोगे, पुट्टी जिसको बोलते हैं, वो भी मीटर स्क्वायर में चलता है। ठीक है। अगर आप किस सामान को खरीद रहे हो, जैसे स्टील खरीद रहे हो, सिर्फ स्टील, तो वो या तो किलो में मिलेगा या क्विंटल में मिलेगा। अब बहुत ब्रांड में जाते हो, टाटा में या जिंदल में, तो ये सब पीस में बेचता है, पर पीस का प्राइसिंग होता है। ठीक है। बट इन जनरल ये किलो और क्विंटल में ही चलता है। क्लियर। अगर वुड का काम हो रहा है, लकड़ी आएगा, लकड़ी मीटर क्यूब में आता है।
और ये सब यूनिवर्सल चीज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल में ही ऐसा है। आप ये दुनियादारी में भी अगर देखोगे तो आप लकड़ी खरीदने जाओगे तो वो मीटर क्यूब में ही मिलेगा। ये सारा रेट वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सिविल में पढ़ रहे हो तो ऐसा है, नहीं। ये यूनिवर्सल है। ठीक है। रोड में अगर काम हो रहा है तो वो मीटर स्क्वायर में होगा। पाइप का काम है तो वो रनिंग मीटर में होता है। कितना मीटर आपको लंबा पाइप चाहिए। ठीक है। पाइप में भी दो तरह का होता है, सीपीवीसी, पीवीसी, यूपीवीसी। ठीक है। एक गर्म लाइन होता है, एक ठंडा लाइन होता है। जैसे गीजर वगैरह यूज करोगे घर पे, तो गीजर का जो पाइपिंग होगा वो सारा अलग चलता है। ठीक है। एक ठंडा लाइन होता है, गर्म लाइन होता है, तो एक के लिए सीपीवीसी यूज होता है, एक के लिए यूपीवीसी यूज होता है। एक्सकेवेशन इन ट्रेंच, अगर आप गड्ढा खोद रहे हो नाली बनाने के लिए मान लो, तो वो तो पूरा लंबा कट होता है ना, उसी को ट्रेंच बोलते हैं। तो ट्रेंच अगर कट कर रहे हो तो वो भी मीटर क्यूब में चलेगा। शटरिंग कर रहे हो या सेंटरिंग कर रहे हो तो ये सारा मीटर स्क्वायर में होता है। शटरिंग और सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? देखो, ये जो नीचे इसका प्लाई लगा है ये सारा सेंटरिंग कहलाता है। ठीक है। और इसका साइड से जो प्लाई लगेगा वो सारा शटरिंग कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल में आते हैं, तो ये सारा सब ये सेंटरिंग है। ठीक है, ये सेंटरिंग काम हुआ है। शटरिंग साइड वाले को बोलते हैं। जैसे कि ये अगर फाउंडेशन है, देखो साइड में क्या कर रही है, शटरिंग की है। ठीक है। साइड से अगर सपोर्ट दे रहे हैं तो ये शटरिंग कहलाता है, नीचे से सपोर्ट दे रहे हैं तो सेंटरिंग कहलाता है। आसान भाषा में यही बोलते हैं। ठीक, तो अगर उसका कैलकुलेशन कर रहे हो तो सेंटरिंग और शटरिंग के लिए तो ये मीटर स्क्वायर में काम होगा। वाटर प्रूफिंग का काम होगा तो वो मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है। हैंड रेलिंग एंड फेंसिंग, हैंड रेल जो सीढ़ी में आपका साइड में रहता है, रेलिंग, उसी को हैंड रेल बोलते हैं। वो लगेगा तो वो रनिंग मीटर में होगा। बाउंड्री अगर कर रहे हैं फेंसिंग तो वो रनिंग मीटर में होगा। ठीक है। अर्थ में अगर फिलिंग कर रहे हैं, सिर्फ फोड़ते नहीं है ना, वापस फिल भी तो करते हैं, तो वो भी मीटर क्यूब में होगा। ठीक है। वॉल्यूम का कोई भी काम मीटर क्यूब, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ वर्क जो होगा वो रनिंग मीटर में चलेगा। वेट किलोग्राम, और कुछ कुछ आइटम नंबर्स में होता है। जैसे कि टाटा ही, अगर टाटा भी क्या किया ना कि अभी नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया है, बना बनाया डोर और विंडो। अब बना बनाया डोर जो बेच रहा है तो वो नंबर्स में मिलेगा, एक पीस दो पीस वैसे आएगा। ठीक है। पेमेंट कैसे होगा, कंक्रीट वर्क हुआ है तो मीटर क्यूब में ही उसका पेमेंट होगा। प्लास्टरिंग है तो मीटर स्क्वायर में पेमेंट होगा। रीइंफोर्समेंट है तो किलोग्राम, पाइप है तो रनिंग मीटर, डोर है तो ये सब नंबर में पेड होगा। ठीक है। दूसरा एक और होमवर्क है कि बीओक्यू पे भी आप थोड़ा सा सर्च करके आओगे कि बीओक्यू क्या होता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है। तो आपका होमवर्क हो गया तीन चीज, दो ठो मेथड पढ़ना, सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। तीसरा है बिल ऑफ क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।